क्या इजराइल और अमेरिका के रिश्तों में दरार पड़ गई है? क्या डोनाल्ड ट्रंप अब नेतन्याहू से नाराज है? और क्या ईरान के साथ हुए समझौते ने इजराइल को सबसे बड़ा झटका दे दिया है? इन सवालों ने पूरी दुनिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। अमेरिकी और इजरायली मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक इसी महीने की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई एक फोन बातचीत बेहद तनावपूर्ण रही। दावा किया गया कि ट्रंप नेतन्याहू के रवैये से इतने नाराज थे कि उन्होंने उन्हें पागल तक कह दिया। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं ना होता तो तुम आज जेल में होते। रिपोर्टों के अनुसार ट्रंप का गुस्सा इस बात को लेकर था कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने और समझौते की कोशिशों के बीच इजराइल लगातार ऐसे कदम उठा रहा था जिससे बातचीत पटरी से उतर सकती थी। खासकर बेरूत पर किए गए हमलों के बाद ट्रंप बेहद नाराज बताया गया। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा, इस वक्त हर कोई तुमसे नाराज है, तुमसे नफरत करते हैं, तुम्हारी वजह से पूरी दुनिया इजराइल से नफरत करती जा रही, आखिर तुम कर क्या रहे हो? इतना ही नहीं, उन्होंने नेतन्याहू को याद दिलाया कि भ्रष्टाचार मामलों में उन्होंने ही उनका समर्थन किया था। अगर मैं ना होता तो आज तुम्हारी हालत कुछ और होती। पिछला हफ्ता इजराइल के लिए काफी मुश्किल साबित हुआ। फ्रांस में G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि अगर अमेरिका का समर्थन ना होता तो इजराइल बहुत पहले खत्म हो चुका होता। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल को अपनी सीमाओं में रहना चाहिए और हालात को और ज्यादा खराब नहीं करना चाहिए। हालांकि बाद में ट्रंप ने नेतन्याहू को एक अच्छा व्यक्ति बताया, लेकिन उन्होंने साफ संकेत दिया कि दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर गंभीर मतभेद मौजूद है। इसके बाद ट्रंप ने ईरान के साथ उस समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए जिसका मकसद क्षेत्रीय युद्ध को खत्म करना बताया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने फिर कहा, अगर डोनाल्ड ट्रंप ना होता तो इजराइल जमीन से मिट चुका होता। उन्होंने ये भी दावा किया कि इजराइल उनका सम्मान करता है और वो चाहे तो इजराइल को कई सैन्य कदमों से रोक सकते हैं। उधर अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस भी पहली बार इजराइल पर इतने सख्त नजर आए। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ही इजराइल को हथियार दिए, अमेरिका ने ही उसकी रक्षा की और ट्रंप इस समय इजराइल के सबसे बड़े समर्थक है। वैंस ने इजरायली नेताओं को चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि दुनिया में अगर कोई सबसे मजबूत सहयोगी बचा है तो वो अमेरिका है और उस पर हमला बोलना समझदारी नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि हर बार इजरायली सरकार की आलोचना को यहूदी विरोधी करार देना गलत है। अमेरिका और इजराइल के हित हर मामले में एक जैसे नहीं हो सकते। इसी दौरान अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने अपनी ही सरकार से अलग रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल ना होता तो अमेरिका भी नहीं होता। उनके इस बयान ने अमेरिका में भारी विवाद खड़ा कर दिया। कई नेताओं और विश्लेषकों ने उनकी आलोचना की और कुछ ने तो उन्हें पद से हटाने की मांग भी कर डाली। अब सवाल उठता है कि इजराइल ने इस पूरे घटनाक्रम पर क्या प्रतिक्रिया दी। इजरायली अखबार मारिव द्वारा प्रकाशित एक सर्वे के अनुसार करीब 63% इजरायली नागरिकों को डर है कि ईरान के साथ हुए समझौते के बाद उनके देश का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। कई इजरायली नेताओं और विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता दिखाता है कि अब वाशिंगटन पर तेल अवीव का प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा। पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका को भी ना कहा जा सकता है, यानी अमेरिका को भी इग्नोर किया जा सकता है। वहीं नेतन्याहू ने अपने मंत्रियों से ट्रंप के खिलाफ व्यक्तिगत बयानबाजी से बचने को कहा, लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गवीर ने साफ कहा कि इजराइल अमेरिका का गुलाम नहीं है और ट्रंप का समझौता इजराइल पर लागू नहीं होता। वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ने भी इस समझौते को खराब बताया और ईरान के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात कही। इजरायली मीडिया में भी चिंता दिखाई देने लगी। कई पत्रकारों ने लिखा कि अमेरिका के किसी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति ने शायद ही कभी इजरायली सरकार के खिलाफ इतनी कड़ी भाषा इस्तेमाल की हो। असल में अमेरिका और इजराइल दोनों ईरान को लेकर एक ही लक्ष्य रखते हैं, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। ट्रंप प्रशासन मानता है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को
सीमित करना और युद्ध रोकना सबसे जरूरी है, जबकि इजराइल चाहता है कि ईरान की मिसाइल ताकत और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों की शक्ति को भी पूरी तरह कमजोर किया जाए। यानी अमेरिका समझौता चाहता है, जबकि इजराइल ज्यादा सख्त और लंबी रणनीति चाहता है। यही मतभेद दोनों देशों के बीच तनाव की सबसे बड़ी वजह बन गई है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह मतभेद गंभीर जरूर है, लेकिन इससे अमेरिका और इजराइल का गठबंधन टूटने वाला नहीं है। इतिहास गवाह है कि दोनों देशों के बीच पहले भी कई बार बड़े विवाद हुए हैं। जॉर्ज बुश, बराक ओबामा और जो बाइडेन के दौर में भी टकराव हुए, लेकिन आखिरकार दोनों देश साथ ही रहे। फिलहाल ट्रंप प्रशासन मध्य पूर्व में एक बड़ी कूटनीतिक सफलता हासिल करना चाहता है, जबकि इजराइल को डर है कि कहीं यह समझौता ईरान को फिर से मजबूत होने का मौका ना दे दे। अल जजीरा के मुताबिक आने वाले दिनों में 3 संभावनाएं दिखाई देती है। पहली, अमेरिका समझौते में कुछ ऐसी शर्तें जोड़ दे जिससे इजराइल संतुष्ट हो जाए। दूसरी, समझौता जारी रहे और दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव भी बना रहे। तीसरी और सबसे कम संभावना यह है कि बातचीत पूरी तरह टूट जाए और क्षेत्र फिर बड़े सैन्य टकराव की तरफ बढ़ जाए। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि वाशिंगटन और तेल अवीव के बीच मतभेद वास्तविक है, लेकिन दोनों देशों के रिश्ते इतने गहरे हैं कि उन्हें पूरी तरह टूटने की संभावना बहुत कम दिखाई देती है। असली लड़ाई इस बात को लेकर है कि ईरान के साथ युद्ध का अंत किस तरह होना चाहिए और मध्य पूर्व का भविष्य किस दिशा में जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखिए, इजराइल और अमेरिका दोनों ने ही ईरान को मिटाने के नाम पर यह युद्ध शुरू किया था। यानी ईरानी हुकूमत को बदलना इन दोनों का सबसे बड़ा मकसद माना जा रहा था। कई जानकार मानते हैं कि इजराइल के तथाकथित ग्रेटर इजराइल प्लान के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट ईरान ही है। अगर ईरान गिर जाता तो इसके बाद तुर्की का भी नंबर आ सकता था और फिर इजराइल के लिए अपने बड़े क्षेत्रीय लक्ष्यों को आगे बढ़ाना कहीं ज्यादा आसान हो जाता। लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। उल्टा अमेरिका को ईरान के साथ बातचीत के टेबल पर आना पड़ा। जिस ईरान को कभी झुकाने या खत्म करने की बातें की जाती थी, आज उसी के साथ समझौता करने की नौबत आ गई, और वो भी ऐसे हालात में जहां कई रिपोर्टों के मुताबिक ईरान को इस समझौते से सबसे बड़ी राहत मिलने वाली, क्योंकि ईरान पर ऑयल एक्सपोर्ट को लेकर जो कड़े प्रतिबंध लगे हुए थे उसे हटाए जा सकते हैं, जिससे वो फिर से खुलकर तेल बेच सकेगा और अरबों डॉलर की कमाई कर पाएगा। इसके अलावा विदेशों में फ्रीज की हुई ईरान की संपत्तियों को भी रिलीज किए जाने की बात कही जा रही है। मतलब अगर इन रिपोर्टों को सही माना जाए तो समझिए कि युद्ध के बाद ईरान की किस्मत ही बदलती नजर आ रही है। जिस जंग को ईरान को कमजोर करने के लिए शुरू किया गया था, वही जंग एक तरह से ईरान के लिए जीवन दान बनती दिखाई दे रही है।